चलिए, परिसंचरण तंत्र से आगे हम लोग बढ़ते हैं। कल कहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे? कल प्लाज्मा तक हम लोग ख़त्म किए थे, कंप्लीट हुआ था नहीं। आज हम लोग चर्चा करेंगे रुधिराणु के ऊपर चर्चा करेंगे। हेडिंग दीजिएगा, रुधिराणु अथवा कणिका, जिसको ब्लड कर्पकस बोला जाता है। रुधिराणु अथवा कणिका, रुधिराणु रुधिराणु अथवा कणिका या ब्लड कर्पकस, रुधिराणु अथवा कणिका। देखिए, कल हम लोग चर्चा किए हैं, प्लाज्मा जो होता है वह कुल रक्त का कितना परसेंट होता है? 60%। प्लाज्मा जो है हमारे कुल रक्त का 60% होता है, तो शेष बचा कितना? 40%। तो 40% क्या होगा? यही रुधिराणु है। हमारे कुल ब्लड का 40% रुधिराणु होता है, ठीक है। अब इस रुधिराणु को 3 भाग में बांट के देखा जाता है। पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। पहला क्या होता है? आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा इसको ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है। नहीं, खास करके जब देखिएगा किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो गया, ऐसे बीमारियों में प्लेटलेट्स घट जाता है। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है और आरबीसी क्या होता है, सबका एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। तो लिखिएगा, रक्त कणिका कुल रक्त का 40% भाग होता है। रक्त कणिका कुल रक्त का 40% भाग होता है। हो गया? नेक्स्ट पॉइंट, रुधिराणु या कणिका की खोज, रुधिराणु या कणिका की खोज स्वामीरडम जोड़ दीजिए, स्वामीरडम के द्वारा किया गया था। रुधिराणु या कणिका की खोज स्वामीरडम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामीरडम के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रुधिराणु को 3 भागों में बांटा जाता है। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा जाता है। रुधिराणु को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, जिसको रेड ब्लड कर्पकल्स कहा जाता है। लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कर्पकल्स, लाल रक्त कणिका कहते हैं इसको। इसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, तीनों कणिकाओं में सबसे ज़्यादा मात्रा इसी का होता है। आरबीसी लगभग 90% के आसपास होता है। आरबीसी कितना होता है? लगभग 90% के आसपास होता है। दूसरा डब्ल्यूबीसी, जिसको व्हाइट ब्लड कर्पकल्स कहा जाता है, व्हाइट ब्लड कर्पकल्स कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको श्वेत रक्त कणिका, व्हाइट ब्लड कर्पकल्स या श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। इसको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, रासायनिक नाम है इसका।
ल्यूकोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। RBC को क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट्स। RBC को कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स, WBC को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ब्लड में जो इसकी मात्रा है वह लगभग 1% के आसपास होता है, बहुत कम होता है। WBC ही जो है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर में एंटीबॉडी का काम करता है। शरीर को रोगों से लड़ने की जो क्षमता देता है वह WBC ही देता है। ठीक है। तीसरा प्लेटलेट्स। तीसरा क्या है? प्लेटलेट्स। तीसरा प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। लिख लिए, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है। ये 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं होती है, ब्लड कर्पकल्स होता है। अब तीनों का एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। अब हेडिंग दे दीजिए रेड ब्लड कर्पकल्स, RBC, रेड ब्लड कर्पकल्स या इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड कर्पकल्स या इरिथ्रोसाइट्स, लिखिएगा इसके बारे में 2 लाइन। इसकी खोज RBC की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। RBC की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। RBC की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। अच्छा, ल्यूवेनहॉक का संबंध कोशिका से भी कहीं है? जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक के द्वारा ही किया गया था। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। जबकि कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह कैसा कोशिका था? मृत कोशिका था। वाह। अब लिखिएगा RBC संपूर्ण रुधिर कणिका का, RBC संपूर्ण रुधिर कणिका का लगभग 90% भाग होता है। RBC संपूर्ण रुधिर कणिका का लगभग 90% भाग होता है। नेक्स्ट पॉइंट, RBC केवल कशेरुकी, RBC केवल कशेरुकी प्राणियों में ही पाया जाता है। मतलब वैसे प्राणी जिसमें कशेरु होता है, वैसे प्राणी जिसमें कशेरु होता है उसी में RBC पाया जाता है। जिसमें कशेरु नहीं होगा RBC नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, RBC तो चूंकि नाम से पता चलता है रेड ब्लड कर्पकल्स है, लाल रक्त कणिका है, यानी इसका रंग कैसा है? लाल है। तो कल हम लोग चर्चा किए कि रक्त का जो रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। ठीक है। तो RBC में हीमोग्लोबिन होगा या नहीं होगा? होगा। तो लिखिएगा RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। अब समझिए, हीमोग्लोबिन जो है वह हीम तथा ग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन, हीम तथा ग्लोबिन 2 शब्दों से बना हुआ है। हीम जो होता है एक रंजक का काम करता है। हीम क्या करता है? रंजक का काम करता है। जबकि ग्लोबिन जो होता है वह आयरन युक्त प्रोटीन होता है। ग्लोबिन क्या है? आयरन युक्त प्रोटीन है, यानी ग्लोबिन प्रोटीन है और उसमें आयरन की मात्रा होती है। इसीलिए अक्सर देखिएगा कि जैसे ही हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होगी? एनीमिया। और एनीमिया के मरीज में कमी किसका होता है? आयरन का। नहीं तो आयरन कमा क्यों भाई? इसलिए कि हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन उपस्थित है।
तो हीमोग्लोबिन कमा यानी कि आयरन कमा, यानी कि फॉलिक एसिड कमा। ठीक है, तो लिखिएगा हीमोग्लोबिन हीम तथा ग्लोबिन से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन हीम तथा ग्लोबिन से मिलकर बना होता है, जिसमें हीम रंजक का कार्य करता है, इसी की वजह से रंग लाल होता है। हीम एक रंजक का कार्य करता है, तो ग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन होता है, तो ग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन होता है, आयरन युक्त प्रोटीन होता है। हो गया। नेक्स्ट पे हीमोग्लोबिन की खोज, हीमोग्लोबिन की खोज हूनीफील्ड नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। हूनीफील्ड नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। हीमोग्लोबिन की खोज हूनीफील्ड नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। हीमोग्लोबिन की खोज किसने किया था? हूनीफील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन की प्रमुख विशेषता, हीमोग्लोबिन की प्रमुख विशेषता यह होती है, हीमोग्लोबिन की प्रमुख विशेषता यह होती है कि वह ऑक्सीजन को शोषित कर, ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है, ऑक्सीजन को शोषित कर गहरे लाल रंग का, शोषित कर गहरे लाल रंग का ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में क्या क्या हो गया? ऑक्सीजन, हीम प्लस ग्लोबिन, तीनों मिल गए एक साथ? नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन में निम्न में से क्या क्या पाया जाता है, तो ये तीनों चीज हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन मानव शरीर के, हीमोग्लोबिन मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। मतलब हमारे प्रत्येक कोशिका में जो ऑक्सीजन जो पहुंचता है वह पहुंचाने का काम कौन करता है? तो रक्त करता है। ठीक, और रक्त में कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा फिर वहां से कुछ वापस लाएगा। क्या लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा, पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है। क्वेश्चन पूछिएगा कि शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी कौन है? हीमोग्लोबिन। और शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए उत्तरदायी कौन है? उसके लिए भी हीमोग्लोबिन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, स्तनधारी उसे कहा जाता है जो बच्चा जन्म देता है, उसको स्तनधारी कहा जाता है। तो स्तनधारियों के आरबीसी के जीव द्रव्य में, मतलब आरबीसी के अंदर जो तरल पदार्थ है के जीव द्रव्य में केंद्रक नहीं होता है।
आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं होता है? तो केंद्रक नहीं होता है। जबकि अपवाद स्वरूप स्तनधारियों में स्तनधारियों में ऊंट तथा लामा दोनों एक ही कुल के हैं। स्तनधारियों में अपवाद स्वरूप ऊंट तथा लामा ऐसे प्राणी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट तथा लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनमें केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी स्तनधारी हैं वहां केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी का स्तनधारियों में आकार उभयावतल बाइकॉन्केव, उभयावतल जिसको बाइकॉन्केव बोलते हैं, उभयावतल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी का आकार 7.2 माइक्रोमीटर से 8.2 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। 7.2 माइक्रोमीटर से 8.2 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी पीले रंग का होता है। आरबीसी पीले रंग का होता है, परंतु हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद यह लाल हो जाता है। हीमोग्लोबिन से मिलने के बाद यह लाल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आरबीसी की जो संख्या है वह स्त्री और पुरुष दोनों में समान होगा या अलग अलग होगा? क्यों होगा अलग अलग? क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों में रक्त की जो मात्रा है वो मात्रा में अंतर है। नहीं, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर रक्त कम होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि जब रक्त कम होगा तो आरबीसी की भी संख्या कमेगी। यहां तो लिखेंगे पुरुषों के रक्त में आरबीसी की संख्या 54 लाख होती है। जबकि स्त्रियों में आरबीसी की संख्या लगभग 48 लाख प्रति घन मिमी, यानी कि mm स्क्वायर प्रति घन मिमी होता है। हो गया। नेक्स्ट है आरबीसी के निर्माण के आरंभ में, जब आरबीसी बनता है शुरू में, तो आरबीसी के निर्माण के आरंभ में केंद्रक होता है।
जब आरबीसी का फॉर्मेशन होगा उस समय वहां पर केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक होता है, किंतु बाद में जैसे जैसे मैच्योर होगा आरबीसी, परिपक्व होगा, तो बाद में केंद्रक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट में आरबीसी में आगे चलकर केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय, राइबोसोम, इत्यादि भी समाप्त हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉय और राइबोसोम भी समाप्त हो जाते हैं, इत्यादि भी समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी का औसतन जीवन काल, आरबीसी का औसतन जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल औसतन एवरेज 20 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी का निर्माण आरंभ में, आरबीसी का निर्माण यकृत यानी लीवर तथा प्लीहा स्प्लीन में होता है। कब? जब बच्चा मां के गर्भ में होता है, भ्रूण की अवस्था में होता है, उस समय जो आरबीसी हमारे शरीर में बनता है वो कहां बनता है? यकृत में, लीवर में और स्प्लीन प्लीहा में बनता है। लेकिन वही जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। तो लिखेंगे, तो जन्म के पश्चात आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। हो गया? अब समझिएगा, जन्म के बाद ही यह बोन मैरो में इसका निर्माण होता है, जन्म से पहले क्यों नहीं? इसलिए कि जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उस स्थिति में अस्थि का विकास नहीं होता है। जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर आता है तो जन्म लेने के बाद ही अस्थि का विकास शुरू होता है। यही वजह है कि जब आरंभ में बच्चा को देखिएगा तो एकदम मुलायम अवस्था में रहता है, जैसे उसको टेढ़ा मेढ़ा कीजिएगा वैसे वह, मतलब कि इतना उसमें लचीलापन होता है कि वो लचीलापन जन्म लेने के 2, 4, 6, 7 महीने के बाद नहीं आपको दिखता है। क्यों? तो इसलिए जन्म के समय जो बच्चा है उसमें अस्थि का निर्माण अभी नहीं हुआ है। अस्थि का निर्माण जन्म के बाद शुरू होता है। तो जब अस्थि बनेगा तब ना उसके अंदर मैरो आएगा। ठीक, जब जन्म के बाद अस्थि का निर्माण होगा और उसमें अस्थि मज्जा बनेगी तो उसी अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तो लिखेंगे, जन्म के बाद बच्चे में अस्थि मज्जा का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए आरबीसी का जीवन काल हम लोग देखे हैं कितना दिन का है? 20 से 120 दिन का। इसका मतलब है कि 20 से 120 दिन के बाद वो मरेगा, तो चूंकि वो मरेगा तब फिर नए आरबीसी का निर्माण होगा। तो लिखिएगा, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा, आरबीसी की मृत्यु प्लीहा या स्प्लीन में हो जाती है।
इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। पिछला सेट में आपको एक क्वेश्चन मिल रहा होगा, प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी की मात्रा को हीमोसाइटोमीटर के द्वारा निर्धारण किया जाता है। आरबीसी की मात्रा को हीमोसाइटोमीटर के द्वारा निर्धारण किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ अकशेरुकी जीवों के रुधिर में भी हीमोग्लोबिन होता है। अकशेरुकी जीवों के रुधिर में भी हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन यह रुधिर प्लाज्मा में घुली हुई रहती है। क्योंकि अकशेरुकी कोशिकाओं या अकशेरुकी जीवों के रक्त में आरबीसी नहीं पाया जाता है। इसलिए इसका हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? तो इसके प्लाज्मा में ही रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ अन्य अकशेरुकीय जीव जैसे मोलास्का, क्रेस्टेसिया इत्यादि में नीले हरे रंग का वर्णक होता है। पिगमेंट इत्यादि में नीले हरे रंग का वर्णक होता है। जिसे हीमोसाएनिन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोसाएनिन में लोहे के स्थान पर तांबा पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन में क्या हो जाएगा? लोहा, आयरन। वैसे ही हीमोसायनिन में क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त छिन्नता, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त छिन्नता अर्थात एनीमिया नामक रोग होता है।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में विटामिन B12, क्या रासायनिक नाम होता है इसका? विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन। देखिएगा, मानव शरीर में विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 तथा फॉलिक अम्ल की कमी होने से भी आरबीसी के निर्माण में कमी आती है। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के कमने से आरबीसी के निर्माण में क्या होता है? कमी आता है, जिसके कारण रक्त क्षीणता की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हेमरेज, हेमरेज एवं हीमोलाइसिस, हेमरेज एवं हीमोलाइसिस के कारण आरबीसी की संख्या घट जाती है। जिसके कारण एनीमिया नामक बीमारी होती है। अच्छा, घट गया तो एनीमिया हो गया, अगर बढ़ गया तब बढ़ हो सकता है नहीं, तो लिखिएगा रक्त में आरबीसी, नेक्स्ट पॉइंट, रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ जाने से पॉलीसाइथीमिया मात्रा बढ़ जाने से पॉलीसाइथीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अधिक समय तक सोने की अवस्था में आरबीसी की मात्रा में, अधिक समय तक सोने की अवस्था में आरबीसी की मात्रा में 5% की कमी आती है। ज्यादा देर तक सोएंगे आरबीसी से 5% डाउन हो जाएगा, कमी आती है। जबकि 4200 मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई पर जाते ही आरबीसी की मात्रा में लगभग 30% की वृद्धि हो जाती है। लगभग 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन की अधिकता पर हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन
एक प्रोटीन होता है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में लोहा या आयरन विद्यमान होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 mg 180 से 200 mg पर परसेंट होता है। mg पर परसेंट होता है। और 200 mg पर परसेंट से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होने पर यह धमनी के ऊपर जम जाता है। यह धमनी के ऊपर जम जाता है, जिसे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में सामान्य स्तर पर रुधिर शर्करा ब्लड शुगर, सामान्य स्तर पर रुधिर शर्करा 80 से 100 mg 80 से 100 mg प्रति 100 ml रुधिर 80 से 100 mg प्रति 100 ml रुधिर होता है। जबकि वयस्कों में मतलब एडल्ट में, वयस्कों में खाली पेट की स्थिति में, देखिए शुगर चेक होता है तो खाली पेट में भी कराता है, खाना खाने के बाद भी कराया जाता है। इसीलिए खाली पेट में रुधिर शर्करा का स्तर, खाली पेट में रुधिर शर्करा का स्तर 60 mg प्रति 100 ml 60 mg प्रति 100 ml होता है। तो एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि अरक्तता का मुख्य कारण क्या होता है। तो अरक्तता यानी कि एनीमिया का मुख्य कारण फॉलिक एसिड में कमी आना होता है। तो नोट करके लिख लीजिएगा। अरक्तता यानी कि एनीमिया का मुख्य कारण फॉलिक एसिड का कमी होना है। फॉलिक एसिड का कमी होना है। हो गया बस। अब हेडिंग दीजिए WBC। WBC हेडिंग दे दीजिए, व्हाइट ब्लड कर्पकल्स या श्वेत रक्त कणिका। लिखिएगा इसके बारे में। WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट्स
भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी की खोज, डब्ल्यूबीसी की खोज ग्रेविल अंडरल, ग्रेविल अंडरल अंडरल एवं विलियम एडिसन, ग्रेविल अंडरल एवं विलियम एडिसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में, मानव शरीर के रक्त में डब्ल्यूसी की संख्या, मानव शरीर के रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 9000, 5000 से 9000 तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी का आकार गोल या अमीबा की तरह अनियमित होता है, मतलब निश्चित आकार नहीं होगा, अमीबा की तरह अनियमित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी ही शरीर को रोगों से बचाता है, अर्थात यह प्रतिरक्षा का कार्य करता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, इस्नोफिल, बेसोफिल्स, इस्नोफिल, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स तथा मोनोसाइट तथा मोनोसाइट जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या का 20 से 40% तक होता है। लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या का 20 से 40% तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फोसाइट्स नामक श्वेताणु, लिम्फोसाइट्स नामक श्वेताणु शरीर को रोगों से रक्षा करता है। मतलब डब्ल्यूबीसी जो प्रतिरक्षा का कार्य करता है, उस डब्ल्यूबीसी में कौन होगा इसके लिए उत्तरदायी? तो लिम्फोसाइट्स रोगों से रक्षा करता है तथा रक्त में पाए जाने वाले कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन को प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज के रूप में परिवर्तित कर देता है। यह लिम्फोसाइट्स रूप में परिवर्तित कर देता है।
हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और आरबीसी में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी आक्रामक रोगाणुओं को अपने पादपों की सहायता से निगल जाता है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को भिक्षाणु भी कहते हैं, भक्षण करने वाला। वो भिक्षाणु भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ डब्ल्यूबीसी रोगाणुओं के द्वारा बनाए गए विषों को एंटीटॉक्सिन बनाकर नष्ट कर देता है। अतः शरीर को स्वस्थ रखने में डब्ल्यूबीसी का विशेष योगदान होता है। डब्ल्यूबीसी का विशेष योगदान होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर के प्रतिरक्षा के अतिरिक्त डब्ल्यूबीसी मृत कोशिकाओं, जो शरीर के अंदर कोशिका डेड कर जाता है, मृत कोशिकाओं तथा वसा के वहन, वसा मतलब फैट, वसा के वहन में भी सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। डब्ल्यूबीसी शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है, इसीलिए इसे पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, इसीलिए इसे यानी कि डब्ल्यूबीसी को पुलिसमैन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी होता है। मुख्य रूप से अस्थि मज्जा में, कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक का हो सकता है। कुछ घंटा से कुछ दिन या कुछ दिन से कुछ महीना तक हो सकता है।
वैसे WBC का औसतन जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है, एवरेज माना गया है। 1 से 4 दिन का होता है, 4 दिन का होता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, WBC को 2 भागों में बांटा गया है। WBC यानी कि श्वेत विधुराणु या ल्यूकोसाइट्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, कणिका में श्वेत विधुराणु, पहला कणिका में श्वेत रुधिराणु, और दूसरा अकणिका में श्वेत रुधिराणु। एक हो गया कणिका में जिसमें कणिका होगा, कर्पकल्स होगा, और दूसरा में अकणिका में अर्थात उसमें कर्पकल्स नहीं होगा, श्वेत रुधिराणु। हो गया। अब लिखिएगा, कणिका में श्वेत रुधिराणु कणिका में श्वेत रुधिराणु को ग्रेन्यूलोसाइट्स भी कहा जाता है। ग्रेन्यूलोसाइट्स भी कहा जाता है के कोशिका द्रव्य में कई प्रकार के कण पाए जाते हैं। कई प्रकार के कण पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम कणिका में श्वेत रुधिराणु, कणिका में श्वेत रुधिराणु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कणिका में श्वेत रुधिराणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कणिका में श्वेत रुधिराणु का निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। तथा इसका कोशिका द्रव्य कणिका युक्त होता है। कणिका युक्त होता है। इसमें 3 प्रकार के कणिकाएं पाई जाती हैं। पहला, ईओसिनोफिल या एसिडोफिल्स या ऑक्सीफिल्स। हाँ, ऑक्सीफिल्स एक ही नाम है। दूसरा बेसोफिल्स, दूसरा क्या हुआ? बेसोफिल्स। और तीसरा न्यूट्रोफिल्स। तीसरा न्यूट्रोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स को हीट्रोफिल्स भी कहते हैं।
न्यूट्रोफिल्स को हेटेरोफिल्स भी कहा जाता है। हो गया, बस। अब लिखेंगे इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स या ऑक्सीफिल्स। इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स या ऑक्सीफिल्स, हेडिंग दीजिए। लिखिएगा इसके कण, इओसिनोफिल्स के, इसके कण इओसिन नामक अभिरंजक से बहुत अच्छी तरह रंगे जाते हैं, अच्छी तरह रंगे जाते हैं, इसीलिए इसे इओसिनोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट पे, रक्त में इसकी मात्रा 2 से 3% तक होती है तथा इसका केंद्रक द्विपालित होता है। द्विपालित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह रुधिराणु शरीर के प्रतिरक्षण, इम्यूनिटी, शरीर के प्रतिरक्षण, इम्यूनिटी, एलर्जी, इत्यादि में महत्वपूर्ण कार्य करता है। महत्वपूर्ण कार्य करता है तथा इन रोगों से पीड़ित रोगियों के रक्त में इओसिनोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है। हो गया, बस। दूसरा लिखिए, बेसोफिल्स। देखिएगा, इसकी मात्रा, बेसोफिल्स की मात्रा 0 से 1%, 0 से 1% अर्थात बहुत कम होती है। अर्थात बहुत कम होती है। नेक्स्ट, बेसोफिल्स का केंद्रक त्रिपालित होता है। इओसिनोफिल्स का द्विपालित और बेसोफिल्स का त्रिपालित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, बेसोफिल्स में बड़े कण पाए जाते हैं। बड़े कण पाए जाते हैं। मेथिलीन ब्लू जैसे क्षारीय अभिरंजकों से आसानी से इसे रंगे जा सकते हैं।
बोलो नेक्स्ट पॉइंट, इनकी कणिकाएं मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित हिपैरिन हिस्टामिन तथा सीरोटोनिन का वहन करती हैं। सीरोटोनिन का वहन करती है। बोलो बस। अभी क्या तीसरा, न्यूट्रोफिल्स। तीसरा न्यूट्रोफिल्स या हिट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स या हिट्रोफिल्स लिखिएगा। WBC में इसकी संख्या सबसे अधिक होती है। इसकी संख्या सबसे अधिक होती है, जो लगभग 60 से 70% 60 से 70% तक होती है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रोफिल्स। अगला पॉइंट, न्यूट्रोफिल्स या हिट्रोफिल्स का केंद्रक बहुपालित होता है। का केंद्रक बहुपालित। इयोसिनोफिल्स का केंद्रक द्विपालित, बेसोफिल्स का केंद्रक त्रिपालित और न्यूट्रोफिल्स का बहुपालित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रोफिल्स बड़ी गोल रचनाएं होती हैं। गोल रचनाएं होती हैं, बड़ा बड़ा होता है, रचनाएं होती हैं जो कार्यकी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो कार्यकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रोफिलस। अगला पॉइंट, न्यूट्रोफिलस उदासीन अभिरंजकों से बंधुता रखता है। उदासीन अभिरंजकों से बंधुता रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रोफिलस का मुख्य कार्य बैक्टीरिया तथा अन्य बाह्य पदार्थों का भक्षण करना। बैक्टीरिया तथा अन्य बाह्य पदार्थों का भक्षण करना और उन्हें नष्ट करना है। इसीलिए न्यूट्रोफिल्स या हिट्रोफिल्स को माइक्रोफेजेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोफेजेज कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों पार्ट जो हम लोग पढ़े हैं ये कणिका में श्वेत रुधिराणु के पढ़े हैं। अब हेडिंग दीजिएगा, अकणिका में श्वेत रुधिराणु। अकणिका में श्वेत रुधिराणु या अग्रेन्यूलोसाइट्स कहा जाता है।
देखिएगा, इसका निर्माण लसिका ग्रंथि, लिम्फ ग्लैंड, लसिका ग्रंथि या लिम्फ ग्लैंड में होता है। तथा इसके कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में कण नहीं पाया जाता है, अर्थात यह कणिका रहित होता है। अर्थात यह कणिका रहित होता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, रहित होता है, इसीलिए इसे अकणिकामय श्वेत रुधिराणु कहा जाता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, अकणिकामय श्वेत रुधिराणु दो प्रकार के होते हैं। अकणिकामय श्वेत रुधिराणु दो प्रकार के होते हैं। पहला लिम्फोसाइट्स, और दूसरा मोनोसाइट्स। पहला लिम्फोसाइट्स और दूसरा मोनोसाइट्स। ये किसका प्रकार हो गया? अकणिकामय श्वेत रुधिराणु का। अकणिकामय श्वेत रुधिराणु क्या तरीका का हो गया? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स दोनों से प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। हेडिंग दीजिएगा लिम्फोसाइट्स। देखिएगा, ये छोटे श्वेत रुधिराणु होते हैं, सब WBC है। ये छोटे श्वेत रुधिराणु होते हैं, परंतु इनका केंद्रक बड़ा होता है। इनका केंद्रक बड़ा होता है एवं आकार में गोल या दांतेदार, लगेगा कि दांत लगा हुआ है इसमें, गोल या दांतेदार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फोसाइट्स की संख्या, अगला लिम्फोसाइट्स की संख्या श्वेत रुधिराणुओं WBC की कुल संख्या का 20 से 28%, 20 से 28% तक होता है। एवरेज है, किंतु लिखिएगा, किंतु कभी कभी इसकी संख्या बढ़ भी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फोसाइट्स, अगला पॉइंट बना के, लिम्फोसाइट्स घाव को भरने में, लिम्फोसाइट्स घाव को भरने में विशेष रूप से वसा के वहन में भी सहायता करता है। वहन में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फोसाइट्स का जन्म लिम्फ ग्रंथि, लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ ग्रंथि, अस्थि मज्जा तथा प्लीहा में होता है, तथा प्लीहा में होता है। बोलो नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फोसाइट्स शरीर की प्रतिरक्षा, लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा
प्रतिक्रियाओं के लिए आवश्यक प्रतिरक्षियों यानी एंटीबॉडीज, आवश्यक प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। यानी हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? यही लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फोसाइट्स बी कोशिका जिसको बीटा कोशिका बोलते हैं, बी कोशिका, बीटा कोशिका तथा टी कोशिकाओं में विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लिम्फोसाइट्स सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु होता है। लिम्फोसाइट सबसे छोटा श्वेत रुधिराणु होता है। हो गया? बस अब हेडिंग दीजिए मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बाद मोनोसाइट्स। हो गया? लिखिएगा। इसका आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है। मोनोसाइट्स का लिम्फोसाइट से बड़ा होता है, अपेक्षाकृत बड़ा होता है, किंतु इसका केंद्र छोटा होता है। लिम्फोसाइट्स क्या होता है? आकार में छोटा और केंद्रक बड़ा। मोनोसाइट्स का आकार बड़ा और केंद्रक छोटा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोसाइट्स की संख्या WBC की कुल संख्या का लगभग 3 से 8% तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोसाइट्स का केंद्रक, न्यूक्लियस जो होता है इसका, मोनोसाइट्स का केंद्रक घोड़े के नाल या सेम के बीज के समान होता है। सेम का सब्जी नहीं बनता है, भुजिया जिसका खाते हैं, सेम के बीज के समान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोसाइट्स कोशिकीय अपशिष्ट, मतलब कोशिका के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, मोनोसाइट कोशिकीय अपशिष्ट तथा जीवाणुओं का भक्षण करती है। नेक्स्ट पॉइंट, विश्राम अवस्था में, जब आप रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, विश्राम अवस्था में मोनोसाइट्स गोलाकार दिखाई देता है, किंतु क्रियाशील अवस्था में यह अमीबा की तरह हो जाता है, मतलब इसका आकार निश्चित नहीं रहता है। इसका आकार अमीबा की तरह दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोनोसाइट्स भले ही संख्या में कम होता है, मोनोसाइट्स भले ही संख्या में कम होता है, परंतु माप में सबसे बड़ा 12 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर 12 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर व्यास तक का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार मोनोसाइट्स
सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है। इस प्रकार मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु होता है। हो गया बस। अब हेडिंग दीजिए WBC के कार्य। WBC के कार्य, पहला अपमार्जक के रूप में कार्य। पहला अपमार्जक के रूप में कार्य। तो अपमार्जक के रूप में कैसे कार्य करता है तो लिखेंगे एक लाइन, यह टूटी फूटी अशक्त कोशिकाओं का भक्षण करता है। यह टूटी फूटी अशक्त कोशिकाओं का भक्षण करता है, मतलब जो सेल डेड है, जो खराब है, बीमार है, का भक्षण करता है। और रक्त को स्वच्छ बनाता है, रक्त को स्वच्छ तथा स्वस्थ बनाता है। ब्लड को फिल्टर करने का काम कर दिया है। जितना ब्लड में कचरा है सबको समाप्त कर देगा। दूसरा WBC का दूसरा कार्य, प्रहरी या सैनिक के रूप में कार्य। प्रहरी या सैनिक के रूप में कार्य कैसे करता है तो लिखेंगे, यह ठोस बाह्य वस्तुओं, यह ठोस बाह्य वस्तुओं, हानिकारक पदार्थों तथा बैक्टीरिया इत्यादि का भक्षण करता है और शरीर को रोगों से बचाता है। भक्षण करता है और शरीर को रोगों से बचाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भक्षण का मुख्य कार्य। भक्षण का मुख्य कार्य मुख्यतया न्यूट्रोफिल्स के द्वारा किया जाता है। तीसरा, चोट लगने पर सुरक्षा का कार्य। चोट लगने पर सुरक्षा का कार्य। अगला, तरलीय प्रतिरक्षा का कार्य। तरलीय प्रतिरक्षा का कार्य। अगला, कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य। कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य। कोशिकीय प्रतिरक्षा का कार्य हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में WBC की संख्या में असामान्य वृद्धि से ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर जैसी बीमारी होती है। बहुत WBC बढ़ जाएगा तो वो समस्या होगा। बीमारी होती है, जबकि WBC की असामान्य कमी ल्यूकोपेनिया की स्थिति उत्पन्न करता है। हो गया बस, WBC आपका कंप्लीट। अब तीसरा बचता है प्लेटलेट्स। अब हेडिंग दीजिए
प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या इसी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। लिख के डैश देके छोड़ दीजिए, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में।